ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को एक मोटिवेशनल कोट के साथ। टाइम इज ए स्टॉर्म इन विच वी आर ऑल लॉस्ट। बिल्कुल सही कहा। जो टाइम होता है ना, एक ऐसे तूफान की तरह होता है जिसके सामने कोई नहीं रुका है। और यही कहा गया कि टाइम सबसे बड़ी रेमेडीज होती है। अगर आपने ये वाला टाइम गंवा दिया तो समझ लो कि आपने पूरा तूफान गंवा दिया। देखो, एचसीएस की जो वैकेंसीज आती है वो साल मतलब 3 to 4 ईयर्स में एक बार आती है, और वैकेंसी जो होती है वो 100 के अराउंड ही रहती है इस बार। और लास्ट टाइम थोड़ी अच्छी खासी वैकेंसीज आई थी। तो आपको ये टाइम गंवाना नहीं है। आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि यार वहां से भी पढ़ लेता हूँ, यहाँ से भी पढ़ लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ। डेडिकेशन लेवल के साथ एक चीज तैयार करनी है, मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट है उसको अच्छे से तैयार करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा जो अदर स्टेट के अंदर एग्जाम हुए हैं उनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करो, फिर देखना आपका प्रीलिम्स कहीं नहीं रुकने वाला। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर मैं एक नया टॉपिक लाया हूं और जिसका नाम है सेंसस, जनगणना। अब मैं एक चीज आप लोग को यार बता देता हूं। देखो क्या है, सिंपल सी चीज। यहां पर क्या है कि हरियाणा के एग्जाम में किसी भी आप स्टेट का एग्जाम देखते हो ना, तो थोड़ी सी उस स्टेट की फैक्चुअल ज्यादा इंफॉर्मेशन पूछता है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपकी फैक्चुअल चीजें भी बताऊं। मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं क्या कहते हैं ये करता कि भाई एक टॉपिक को इतना ज्यादा खींच दूं कि उसमें सारी कॉन्सेप्ट सारी फैक्चुअल चीजें हो जाए, लेकिन उसमें फिर आपका सिलेबस जो है ना टाइमली कवर नहीं हो पाएगा। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग उतना पढ़ रहे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा चीजें मैं अपने आप बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है। अब तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जिसका नाम है सेंसस। देखो भाई, तो पहले तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं और हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या है। देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये फैक्चुअल टॉपिक भी है और कॉन्सेप्चुअल भी है, समझने वाला भी। जब मैं हरियाणा के सेंसस की बात करूंगा, हरियाणा से के पर्सपेक्टिव की बात करूंगा, तो वहां पर मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। रीजन आप लोगों को समझ में आएगा कि अगर लिटरेसी रेट एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज्यादा पाया जा रहा है तो इसका मेन रीजन इसके पीछे का क्या है। तो देखते हैं एक बार जो सेंसस है। पहले तो आप लोग को ये ध्यान रखना है, आपको पता है कि जो अपना 7th शेड्यूल है, जो 7वीं अनुसूची है, उसके अंदर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट मैटर लिखे हुए हैं। तो यूनियन लिस्ट की जब आप 69th एंट्री देखते हो, उस 69th एंट्री के अंदर आपको कौन सा दिखाई देगा? सेंसस दिखाई देगा। तो एक चीज समझ में आई कि सेंसस करने या करवाने का काम किसका होता है? हमारी यूनियन गवर्नमेंट का होता है, केंद्र सरकार का होता है। ये जो पावर है वो यूनियन लिस्ट के अंदर 7th शेड्यूल के अंदर लिखी हुई है। तो सेंसस किसका पार्ट होगा? यूनियन का पार्ट होगा, यूनियन लिस्ट के अंदर आएगा। अब किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये आता मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। कई बार एग्जाम के अंदर प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 सब्जेक्ट लिख देगा और सामने उनकी मिनिस्ट्री लिख देगा। या तो कहेगा मैच करो, या फिर ये कहेगा कि कौन सा किस मंत्रालय के अंदर या सेंसस किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अपना जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, वो किस मंत्रालय के अंदर आता है। हालांकि बेसिक क्वेश्चन था। अब ऐसे क्वेश्चन आप लोग को ध्यान रखने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। और उसके अंदर भी अगर आप लोग देखते हो तो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, तो ये हो गया यूनियन लेवल पर। फिर इसी को स्टेट लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और फिर नीचे जो एम्प्लॉय होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो। तो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल और जो सेंसस कमिश्नर है वो इसको कंडक्ट कराता है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो देखो, सेंसस करना किस तरीके से होगा, उसकी पूरी पावर, पूरी अथॉरिटी, एक एक्ट बना हुआ है। कब का? सेंसस एक्ट 1948 का। हालांकि हमारे यहाँ तो सेंसस ब्रिटिश टाइम से ही हो रहा है, लेकिन जो 1947 के बाद जो सेंसस के थ्रू जो पावर्स आई है, जो सेंसस हो रहे हैं वो 1948 से सेंसस एक्ट से हो रहे हैं। आपको इस एक्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रख लो कि हाँ सेंसस एक्ट है। जैसे आज के टाइम पे मैं बात करूं, आज के टाइम पे जनरली ये होता है कि एम्प्लॉय जाते हैं, कर्मचारी जाते हैं, आपके घर का जो है डेटा कलेक्ट करते हैं, आपसे 4-5 सवाल पूछेंगे, और वो ये सारी की सारी पावर जो आई है वो किस एक्ट से आई है? सेंसस एक्ट 1948 से। अभी का क्या स्टेटस है? देखो, सेंसस जो है हर 10 ईयर में एक बार होता है।
याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, लास्ट में 1 लगा हो तो यार वो 10 ईयर में होगा। जैसे लास्ट 2011 के अंदर सेंसस हुआ और अभी कब उसकी रिपोर्ट आनी है 21 के अंदर, लेकिन आपको पता है कोविड के चलते उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब वो कब आएगा 22 के अंदर, अगर सारी कंडीशन ठीक रही तो उस बेसिस पे। तो 22 के अंदर ये वाला जो सेंसस है, ये जो हमारी जनगणना है, इसको 22 के अंदर पोस्टपोन कर दिया गया है। थोड़ा सा ये और जानते हैं, एक बार देखते हैं। अब 2021 वाले को पोस्टपोन कर दिया कब 22 के अंदर। ये जो 22 वाला जो सेंसस होगा, मतलब अभी जो 21 वाला बोल रहे हैं, ये 2 फेजेस के अंदर होगा, वुड बी कंडक्टेड इन 2 राउंड्स। कैसे कैसे आपको समझना है। देखो, पहला जो फेज होगा वो हाउस होल्ड स्कीम, मतलब आपके घर घर जो एम्प्लॉयज है वो आपके घर घर जाएंगे और आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे कि कितने बच्चे हैं और यहाँ पर कहाँ पर, जैसे बाकी की चीजें वो आपसे पूछी जाएगी। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अक्सर क्या होता है कि इसमें प्रॉब्लम आती है, यहां पर हेड काउंटिंग होगी। जब पर हेड काउंटिंग होती है ना, तो प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे जो आप लोग के भी होंगे दूसरों को भी होंगे, कुछ स्कीम्स कुछ योजनाओं से उनको खोने का डर होता है, इसलिए वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि जब सेंसस कर्मचारी वहां पर जाते तो वो सारी इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल जो इंफॉर्मेशन है, एक्चुअल इंफॉर्मेशन वो नहीं दे पाते, और जिसकी वजह से हमारे सेंसस के अंदर काफी एरर आता है। ये एक बड़ी डिसएडवांटेज है, वो आगे हम लोग समझेंगे और क्या क्या डिसएडवांटेज हमारे सेंसस के अंदर है। दूसरा होता है फिर सेकंड राउंड के अंदर, फर्स्ट राउंड के अंदर चुन लिया गया घरों को, और फिर सेकंड के अंदर टोटल को कलेक्ट करके फिर उसकी काउंटिंग निकाल दी जाएगी। ये अपना होगा सेकंड राउंड। हालांकि इस बार तो वो जो सिस्टम है वो कंप्लीटली कैसे होने वाला है, डिजिटली होने वाला है। तो उसके बेसिस पे हो सकता है कि जो एरर है, जो सेंसस एरर है, वो हमारे क्या हो जाए, कम हो जाए। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहां पर इस बार से एक नया चेंज आ रहा है। जब से सेक्शन 377 को अलाउ किया है, यहां पर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप लोग पढ़ोगे, तो जो अदर लिखा होता है, जहां पर मेल फीमेल और अदर लिखा होता था, उस कॉलम को चेंज कर दिया गया। चेंज करके क्या कर दिया गया, थर्ड जेंडर। तो ध्यान रखना कि अदर वाला जो ऑप्शन है, उस अदर को हटाकर किसके अंदर चेंज कर दिया है, थर्ड जेंडर के अंदर। खैर, ये तो बेसिक बातें हुई। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास सेंसस है उसके चैलेंजेस क्या क्या है, क्या क्या चुनौतियां आती है सेंसस पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है कंटेंट एरर की। कंटेंट एरर का मतलब ये हुआ कि जैसे एक घर के अंदर मान लो कि 5 मेंबर है बच्चों के साथ। अब ये एक एम्प्लॉय यहां पर जाएगा और पूछता कि आपके घर के अंदर कितने बच्चे हैं और कितने मेल है, कितने फीमेल है, ये सारी जानकारी लेता है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ योजनाओं से बचने के लिए हम 5 मेंबर को घटा देते हैं या अपना एक्चुअल डेटा नहीं बताते हैं। अब यहां पर यार एम्प्लॉय भी इतनी हेडेक तो लेगा नहीं कि नहीं मैं तो तभी जाऊंगा जब पहले सबका चेहरा दिखा दोगे मेरे को। और कई बार तो ये होता है कि ठीक है भाई, अपना नहीं पड़ोसियों का दिखा दिया। तो ये आपको यहाँ पर कंटेंट एरर दिखाई देगा, और वो इन लोगों की गलती नहीं है, वो हम लोग की गलती है। लेकिन हाँ, कई बार ये कवरेज एरर, जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोग को बताता हूँ। जब लास्ट टाइम सेंसस हुआ था तो भाई उसकी रिपोर्ट वगैरह आई, तो उस टाइम पे मैं घर पर मौजूद नहीं था। तो घर वालों ने इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई एक लड़का और है और वो बाहर रहता है। मैं उस टाइम पे बाहर पढ़ता था, तो उस टाइम पे एक्चुअल रिपोर्ट नहीं थी, वो कंटेंट एरर ही उसको बोल सकते हैं। लेकिन खैर ऐसा तो नहीं कहेंगे। लेकिन अब कोई देखने थोड़ी ना आ रहा है कि है या नहीं। हाँ, राशन कार्ड वगैरह इन सब से पता चल जाता है, लेकिन बाकी इंफॉर्मेशन भी ऐसी होती है जिसको छुपाया जा सकता है। तो ये चीजें आप लोग को थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि भाई ये तो मेरे को पता चल जाएगा कि राशन कार्ड से हाँ इतने बच्चे हैं, लेकिन बाकी इंफॉर्मेशन तो यहां से, क्योंकि उस टाइम पे तो आधार कार्ड तो था नहीं भाई, उस टाइम की बात कर रहा हूं, बाकी इंफॉर्मेशन तो हम लोग उससे पता नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है, कवरेज एरर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखाई देती है, और ये सच बात भी है। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कई बार हमारे एम्प्लॉय बचने के लिए मोटा मोटा निकाल लेते कि हाँ हमने इतने का सेंसस किया और ये रिपोर्ट हमने दर्ज की। तो
प्रॉब्लम ये भी आती है कि पूरा कवरेज नहीं हो पाता। इवन कई बार एक दो घर भी छूट जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं कि जैसे गांव के अंदर ये लोग गए, अब जिस टाइम पे ये लोग जाते हैं तो हो सकता है कि उस टाइम पे गांव के लोग खेत में काम करने गए हुए, कुछ गए नहीं मिला, तो ये फिर दोबारा मान लो एक बार गए फिर नहीं मिला, तो उसके बाद आगे की टेंशन नहीं ली जाती। एक क्या होता है कि मान लो एक खेत में किसी ने घर बना रखा है, उसके बारे में जानकारी नहीं हुई, वो गांव का ही हिस्सा लेकिन वो दूर है, सरपंच से कांटेक्ट किया फिर भी नहीं हो पाया, तो ऐसी कंडीशन के अंदर कवरेज एरर जरूर दिखाई देता है। फिर अगला आप लोग देखो, सबसे ज्यादा खर्चा होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊं, आई थिंक अराउंड 8754 करोड़ 23 लाख, ये अराउंड डेटा है कि जो रिपोर्ट निकाली थी, जो 2021 में सेंसस होना था, उस सेंसस के अंदर हम लोग 8754 करोड़ और 23 लाख रुपए इतने लगभग खर्च करेंगे। तो ये इतना बड़ा अमाउंट है कि इस अमाउंट को हम पता नहीं इससे कितनी योजनाएं चला सकते हैं, खर्चा ज्यादा है। हालांकि डिजिटली आने की वजह से इस एक्सपेंडिचर को काफी मात्रा तक कम किया जा सकता है। एक ये है कि ड्यू टू फियर ऑफ लॉसिंग वेरियस स्कीम, जो एक्चुअल डेटा है वो छुपाया जाता है, तो बहुत सारी योजनाएं छूट जाए या फिर स्कीम्स हमारे हाथों से चली जाए, इसके खोने के डर से भी एक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें नहीं पर चल पाती। ये हमारे पास क्या है, चैलेंजेस है, किसको लेकर, सेंसस को लेकर। तो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे अभी मैं आप लोग को बता देता हूं, क्योंकि आपका मेंस अभी तो है नहीं, लेकिन ये जो है करंट का टॉपिक है, क्योंकि भाई 10 साल में और 100% सेंसस से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अब एक चीज आप लोग करना, मैं तो चूंकि हरियाणा पढ़ा रहा हूं, मैं तो आप लोग को हरियाणा करवा रहा हूं भाई। देखो अब ये टॉपिक अराउंड 2-2.5 घंटे का, तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही इसमें सारी बातें अगर बताई जाए तो ये वाला टॉपिक आप लोग ज्योग्राफी या कोई भी टॉपिक हो, इकोनॉमिक्स हो, उसके अंदर आप लोग कंप्लीट डिटेल के अंदर इसको जान लेना, कर लेना। मेरे लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोग को करा दूंगा। देखो यार, मेरा सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसमें से है ना सारी चीजें भी नहीं उठानी पड़ती दूसरे सब्जेक्ट की, और कुछ छोड़ना भी नहीं पड़ता, थोड़ी थोड़ी चीजें उठा लो और उसी में से थोड़े थोड़े में से बता दिया गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री के बारे में समझते हैं, सेंसस की जो हिस्ट्री है। देखो आप लोग कौटिल्य चाणक्य जी का अर्थशास्त्र जब पढ़ोगे तो उन्होंने भी किसका जिक्र किया था, सेंसस का जिक्र किया गया था। इवन हमारे जो अथर्ववेद है, ऋग्वेद और अथर्ववेद, उसके अंदर भी सेंसस जनगणना का जिक्र हुआ था। और फिर जैसे उस चाणक्य बुक के अंदर जो राजा है उसकी ड्यूटीज क्या होती है, उसके कर्तव्य क्या होते हैं, राजा को क्या काम करने चाहिए, तो राजा और प्रजा का ज्यादा संबंध बताया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर। तो जब आप उसको देखते हो तो उसमें समझ में आएगा कि यार राजा को प्रजा के साथ, और प्रजा की एक्चुअल जानकारी तो किससे आ सकती है, सेंसस से ही आ सकती है। तो उसके अंदर भी इसका जिक्र किया गया है। लेकिन 1872 के अंदर लॉर्ड मेयो, और इन्होंने कहां से सबक लिया, यूएस से, दूसरी जैसी कंट्री के अंदर पहले से सेंसस चलता आ रहा था। इन्होंने 1872 के अंदर लॉर्ड मेयो ने भारत के अंदर सेंसस को शुरू करवाया। लेकिन ये जो सेंसस करवाया इसके अंदर काफी प्रॉब्लम्स थी, काफी लिमिटेशंस थी, इसलिए ये कंप्लीट सेंसस नहीं माना जाता। उसके बाद आप लोग देखते हो 1881 के अंदर लॉर्ड रिपन आए, और लॉर्ड रिपन से ही एक कंप्लीट सेंसस, पूर्णतः जो जनगणना है वो शुरू हुई किसके टाइम से, लॉर्ड रिपन के टाइम से। अब 1949 से मैं आप लोग को बता देता हूं, 1949 से हमारे यहाँ हर डिकेड के अंदर, हर 10 वर्षों के अंदर इंडिपेंडेंट इंडिया की क्या हो रही है, सेंसस हो रही है। ये ब्रिटिश टाइम से पहले का था। एक आप लोग को पॉइंट समझना है, जैसे आप खुल्लर साहब की बुक पढ़ते हो ज्योग्राफी की, या फिर आप सेंसस ज्योग्राफी के अंदर, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर बुक्स पढ़ते हो, तो उसके अंदर आपको ये स्टैग्नेंट फेज या फिर ग्रोथ फेज दिखाई देगा, आपको हायर ग्रोथ फेज दिखाई देगा। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, देखो क्या होता है, सारी चीजें नॉर्मली चलती है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल पावर काम ना करे।
1911 से 21 का जो ईयर था वहां पर स्टेगनेंट पॉपुलेशन दिखाई दी, मतलब इन 10 साल के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो काफी कम दिखाई दी। रीजन क्या था मैं आप लोगों को बताता हूं। 1911 से 21 का टाइम पीरियड देखो, इस टाइम पीरियड पे आपको पता है 14 से 18 तक क्या शुरू हो गया था, वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। और जब ये वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, ये इंडिया का ही नहीं, ये बाकी कंट्री के अंदर भी स्टैग्नेंट पॉपुलेशन दिखाई देगा कि यहां पर ग्रोथ नेगेटिव में दिखाई देती है। ग्रोथ नेगेटिव का मतलब है कि 11 और 21 को जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो 21 में कम पॉपुलेशन रही है, किसके कंपैरिजन में 11, मतलब जिस तरीके से बढ़ना चाहिए। तो 14 से 18 तक जब ये वर्ल्ड वॉर चला तो इस वर्ल्ड वॉर की वजह से काफी कंट्रीज की इकोनॉमिक कोलैप्स हुई, अर्थव्यवस्था उनकी खराब हो गई, उसकी वजह से इन्फ्लेशन आया, महंगाई आया। जैसे कि एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ जर्मनी के साथ आपको दिखाई देगा, आप ये वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हो, वर्साई की ट्रीटी हुई थी। उस वर्साई की ट्रीटी के अंदर जर्मनी के सारे रिसोर्सेज छीन लिए गए, जर्मनी के अंदर के ऊपर वॉर कंपनसेशन उसको देना पड़ा, युद्ध हर जाना, और इतना बड़ा युद्ध हर जाना देना पड़ा कि एनसीईआरटी की बुक्स में बताया भी है कि एक पाव खरीदने के लिए एक पूरी बैलगाड़ी पैसों की भरकर ले जानी पड़ती थी। और फिर आगे चलकर एक हिटलर आता है और बोलता है कि मैं इन सारी परेशानी से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है 1911 से 21 का जो फेज था ये एक स्टैग्नेंट फेज था। किसकी वजह से? वर्ल्ड वॉर की वजह से इकोनॉमिक्स कोलैप्स हो गई, उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो गया, फेमाइन आ गया, ये सारी प्रॉब्लम यहां पर आपको दिखाई देगी। इसलिए इनकी वजह से बच्चे कम हुए या इनकी वजह से पॉपुलेशन क्या हुई, पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो गई। ये अपना स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। तो अब तक की हिस्ट्री के अंदर यही ईयर ऐसा दिखाई देगा। अब क्या है, अब आप देखो, आप 2001 से ही काउंट कर लो, अभी 21 चल रहा है, 2011 और फिर 2021। देखो जब से एलपीजी रिफॉर्म्स आया है 1991 से, तो उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगा। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की जब प्रोसेस आई तो उसको समझने में थोड़ा टाइम लगा। आज का टाइम पीरियड ऐसा है कि आज के टाइम पे पॉपुलेशन ग्रोथ तो होती है, पॉपुलेशन तो इंक्रीज होती है, लेकिन हम लोग फैमिली प्लानिंग करके भी चलते हैं। जैसे आप लोग 91 से 2001 तक देखोगे तो ठीक ठाक अमाउंट में पॉपुलेशन ग्रोथ होती रही, लेकिन इसके बाद आप लोग देखोगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है कम होती आ रही है। कम होती का मतलब पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन उसके बढ़ने का रेट जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसको हम लोग इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में स्लो डाउन भी बोल देते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन महंगाई बढ़ने का रेट कम हो रहा है, स्लो डाउन। तो सेम चीज यहां पर आपको दिखाई देगी। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? उसका रीजन ये नहीं है कि हम लोग बचा रहे कुछ चीजें कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज का में एक तो लिटरेसी रेट बढ़ा हुआ है। जब लिटरेसी रेट बढ़ा हुआ है, साक्षरता दर बढ़ी हुई है, तो पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, तो वो एक तो कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, सही बात है। फैमिली प्लानिंग करके चलते हैं, दूसरा न्यूक्लियर फैमिली वाला कॉन्सेप्ट यहां पर निकल कर आ रहा है। तो ये कुछ चीजें आप लोग को दिखाई देगी प्रेजेंट टाइम पे। 1911 से लेकर 21 तक स्टैग्नेंट पॉपुलेशन थी। आप लोग बाकी दूसरे सब्जेक्ट के अंदर इसको डिटेल के अंदर कर लोगे। मैंने तो एक छोटा छोटा रफली आइडिया आप लोग को दे दिया। देखो क्या कई बार क्या होता है, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट अबाउट स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, इस तरीके से। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ बाकी के फैक्टर जो है वो डिसाइड कर रहे हैं। अब जैसे आप लोग अभी के टाइम पे आपसे मेरे से बाकी के टॉपिक पढ़ोगे हरियाणा के, तो मैं आप लोग को रीजन बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, किन किन चीजों के चलते ऐसा माना जा रहा है। देखो भाई आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो मैंने बताया कि एट प्रेजेंट हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन उसमें हाई ग्रोथ में उसमें क्या चल रहा है, स्लो डाउन चल रहा है, मतलब फैमिली प्लानिंग की वजह से ये है। अब देखना ये तो, अब थोड़ा सा मैं आप लोग को बताता हूं कि सेंसस के क्या क्या फायदे हैं, सिग्निफिकेंस क्या है सेंसस की। अब सेंसस की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या फायदे हैं सेंसस के, तो पहला तो ये बेनिफिट है, जैसे आप लोग
डेलिमिशन के बारे में पढ़ते हो, परिसीमन के बारे में पढ़ते हो, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ये एरिया एक एमपी के अंदर आ रहा है और कितनी पॉपुलेशन आती है। तो डेलिमिशन करने के लिए, परिसीमन करने के लिए जरूरी है कि हम लोग सेंसस कराएं। पहला डेलिमिशन है। दूसरा, अगर आप लोग देखते हो तो जो हमारा फाइनेंस कमीशन होता है वो ग्रांट्स या फंड इशू करता है स्टेट को पॉपुलेशन के बेसिस पर, अदर रिसोर्सेज के बेसिस पर। ये जो फाइनेंस कमीशन के जो ग्रांट्स है, फंड है, इनके लिए भी क्या जरूरी है, पॉपुलेशन जरूरी है। तीसरा क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जब कुछ स्कीम्स लेकर आती है, कुछ योजना लेकर आती है, तो अगर उसके पास एक्चुअल डेटा है तो उसको पता चल जाएगा स्कीम्स के अंदर कौन कौन सी स्कीम्स उसको क्या करनी है, इंप्लीमेंट करनी है। तो स्कीम्स को लेकर यहां पर बेनिफिट दिखाई देगा। फोर्थ आपको क्या दिखाई देगा कि अगर हमारे पास यहां पर सेंसस है तो पॉपुलेशन एक्सप्लोशन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको भी कहीं ना कहीं हम कुछ पॉलिसी के जरिए कम कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे बेनिफिट आप लोग को सेंसस के सिग्निफिकेंस इसकी दिखाई दे जाएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, इसी सेंसस से हमें यह पता चल जाएगा मोटा मोटा अनुमान कि हमारे यहां पर पॉपुलेशन के कंपैरिजन में पॉपुलेशन पिछले 10 साल के अंदर कितनी इंक्रीज हुई है और उस पॉपुलेशन की वजह से उसमें कितने रीजन के लोग हैं। इंडिया तो आपको पता है एक सेकुलर कंट्री है, तो रिलीजियस पॉपुलेशन आपको हम लोग को पता चल जाएगी। इवन वर्किंग क्लास वाले कितने हैं ये पता चल जाएंगे। मनरेगा प्रोग्राम के अंदर जो स्कीम्स है उसके अंदर हमें पता चल जाएगा वर्किंग, नॉन वर्किंग कितने हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, पॉवर्टी कितनी है, सब किससे पता चलेगा, ये सब इसी सेंसस से पता चलेगा। हम लोगों ने मोटा मोटा बोल दिया कि भारत के अंदर इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, तो वो एक फैक्चुअल गलत है। लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट पता चल जाए कि हाँ ये सेंसस है और ये चीजें हमारे सामने आ रही है, तो एक्चुअल हम लोग बता देंगे। और सबसे बड़ा तो फिर फाइनेंस कमीशन, ये डेलिमिशन कमीशन, एमपी एमएलए, इनका डेलिमिशन, ये सब आप लोगों को चीजें यहाँ पर दिखाई देगी। चलिए, तो ये कुछ चीजें थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं हरियाणा की पॉपुलेशन के बारे में, हरियाणा की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बारे में। अब एक चीज मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल बनेगा और सीधा पूछेगा डायरेक्ट। मैं यहां पर क्या करूंगा, आपको प्रॉब्लम ना हो रटने में, आप बार बार एक ही चीज को ना रटो, तो मैं आप लोगों को मोटा मोटा आइडिया दे दूंगा कि हाँ अगर ये है तो आप इजीली इसको कवर कर सकते हो। देखते हैं, ये तो हमने कल की क्लास के अंदर भी देखा था, बेसिक डेटा ऑफ हरियाणा का। एरिया इतना है 44,212, डिवीजन 6 है, पहले भी मैंने बताया, डिस्ट्रिक्ट 22 है, सब डिवीजन 73 है, तहसील 93 है, सब तहसील 50 है, विलेज 6841 है और ग्राम पंचायत 6212 है। ये लास्ट क्लास के अंदर भी हम लोगों ने कवर किया था। अब इन सब को देखते हुए अब आते हैं मेन इसके ऊपर। पहले तो मैं आप लोगों को बेसिक बताता हूं। देखो, पहले तो पॉपुलेशन के ऊपर आप आओ, सॉरी, अगर आप लोग पॉपुलेशन देखते हो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, तो ये आपकी आती है 253,51462, ये अपनी पॉपुलेशन है। अब इंडिया की पॉपुलेशन आपको पता है कितनी है, 121 करोड़। अगर इस पॉपुलेशन के अंदर मेल पॉपुलेशन देखते हैं तो 134,94734 और फीमेल पॉपुलेशन देखते हैं तो 118,56728। इसका एक रीजन मैं आप लोग को और बताता हूं। देखो, मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन ये जो दोनों है, ये डिपेंड इस चीज पे भी करती है कि हमारे यहां पर एक तो जो सेक्स रेशियो है वो कितना है। अब यार हरियाणा है ना, हमेशा से एक चीज में बदनाम रहा है, ठीक है, मैं भी हरियाणा से हूं लेकिन कहूंगा हमारे यहाँ हरियाणा बदनाम रहा है कि सेक्स रेशियो बहुत कम है, 879 सेक्स रेशियो है। और सेक्स रेशियो कम होने का जो रीजन, एक्चुअल रीजन है, वो आपको पता और वो मेरे को पता है। हम लोग जिस सोसाइटी में, जिस समाज में रहते थे, और ये सोसाइटी आज भी उन्हीं रीति रिवाज पर बना हुआ है जो पहले के चलते आ रहे हैं। खाप पंचायत अभी कुछ टाइम पहले तक हरियाणा के अंदर काफी एक्टिव थी और मैंने डिसीजन भी देखे, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, हरियाणा में मैं जो बात करूंगा किताबी बातें नहीं करूंगा, हरियाणा की जो
कोई भी चीजें शेयर करूंगा वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। तो ये मत सोचना कि टीचर किताब से देखकर बता रहा है ये सारी चीजें, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ग्राउंड रियलिटी आपको पता है और ग्राउंड रियलिटी मेरे को पता है, ठीक है। मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन हाँ जो चीजें एक्चुअल है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखो, तो ये तो कम होना एक रीजन ये भी है कि हरियाणा का सेक्स रेशियो क्या रहा है, कम रहा है। सेक्स रेशियो कम रहा है तो जाहिर सी बात है फीमेल की पॉपुलेशन भी क्या रहेगी, कम रहेगी। वो तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को ये लेकर आए और आज हमारा सेक्स रेशियो जहां 879 था, आज हमारा सेक्स रेशियो 913 पर 913 पर पहुंच रहा है। और ये एक दिन देखना केरल के बराबर भी जाएगा। दूसरा, अगर आप लोग देखते हो तो देखो हरियाणा नाम से पता चल रहा है। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि मेल पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल पॉपुलेशन कितनी है। हरियाणा के कुछ डिस्ट्रिक्ट को आप छोड़ दो, अब हरियाणा ही है दूध दही का खाना, तो हरियाणा कहां बसता है? ज्यादातर हमारे यहाँ क्या है, विलेजेस है, गांव है। अब आप देखो 6841 विलेजेस है और मैंने यहां पर लिखा है टाउन, शहर कितने हैं 154, सिर्फ 154, और गांव कितने हैं 6841। इसके कंपैरिजन में टाउन्स कुछ भी नहीं है। अब क्या चीज इससे समझनी है? इससे ये चीज समझनी है कि अगर आप लोग देखोगे तो हमारे यहां शहर और दूसरा गांव, गांव ज्यादा है तो गांव की पॉपुलेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और डिफरेंस देखो कितना है। इसलिए रूरल पॉपुलेशन की अगर परसेंटेज ओवरऑल देखते हो तो 65.12% है, लेकिन अर्बन पॉपुलेशन अगर आप लोग देखते हो 34.88 है। एग्जैक्ट याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, रूरल 65% है, अर्बन क्या है 35%। लेकिन अब एक चेंजेस मैं आप लोग को पहले ही बता देता हूं। देखो 65% रूरल है, 35% क्या है, अर्बन है। ये कब है? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। पिछले कुछ साल के अंदर हरियाणा के अंदर काफी चेंजेस आए हैं और आपको पता है कि गांव से शहर की तरफ लोग पलायन कर रहे हैं, जा रहे हैं, चाहे वो नौकरी के लिए हो चाहे वो अदर काम के लिए हो। इसी का एग्जांपल मैं बताऊं आप लोगों को। आज शहर जाना एक तरीके से ये भी हो गया है कि जैसे वो सोचते हैं कि यार गांव के अंदर हम अपने बच्चों को उतनी अच्छी परवरिश नहीं दे सकते, ऐसा मानना है लोगों का, और शहर के अंदर हमारी अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। हालांकि शहर में उसको ज्यादा बिगड़ना है ठीक है बच्चे को। तो गांव से शहर की तरफ कुछ लोग नौकरी के कारण आते हैं, कुछ लोग अपने बच्चे के भविष्य के कारण आते हैं। मैं एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। कैसे एग्जाम्पल? जैसे मेरे एक दोस्त है, उनके बच्चे अभी 7th 8th क्लास के अंदर पढ़ते हैं, तो नौकरी अच्छी है उनकी, और वो मेरे को बोलने लगे कि यार मेरे को है ना गांव छोड़ के जाना, शहर की तरफ शिफ्ट होना है। तो मैंने पूछा उससे क्यों? तो उसने कहा कि यार गांव के अंदर इन लोगों को ऐसा माहौल मिला हुआ है कि ये ना तो हमारी बात सुनते हैं और पिटते हैं तो बोलते हैं पीट लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माहौल ठीक नहीं है, थोड़ा सा संभल नहीं पा रहे हैं। तो मैंने कहा कि फिर कहाँ जाओगे? फिर कहा कि मतलब गांव घर छोड़कर शहर के अंदर एक अपना रूम वगैरह ले लेंगे, कोई अच्छा सा फ्लैट देख लेंगे और वहां पर इनकी आगे की 12th तक की पढ़ाई कराएंगे, इतने समझदार हो जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। अब ये सोच है भाई साहब की। तो आप सोच सकते हो कि गांव को छोड़कर जब लोग शहर की तरफ आ रहे हैं तो उसका फर्क इसके ऊपर भी पड़ेगा। तो 2022 का जो सेंसस आएगा हरियाणा के पर्सपेक्टिव में, तो उसके अंदर तो भाई ये चेंजेस होना है, लॉजिक लगाना है यार खुद से। तो ये चीज आप लोगों को यहां पर दिखाई देगी। अगला देखना है, तो परसेंटेज ओवरऑल समझ में आ गया। अब डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी ये क्या होती है अब देखो समझना है। एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, कितनी पॉपुलेशन रह रही है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डेंसिटी कहेंगे। लो भाई बना दी फिगर। इस एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, डेंसिटी कहेंगे। अब आप लोग को पता चलेगा सबसे ज्यादा और सबसे कम डेंसिटी। देखो जैसे इस क्लासरूम को मान लेते हैं, इस क्लासरूम का एरिया ले लिया कितना है और इसमें टोटल पॉपुलेशन देख ली, उसको डिवाइड कर दिया, हमें पता चल गया कि हाँ ये इस शहर की पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये एक डिस्ट्रिक्ट की, ये इस स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है। अब देखो ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये आपको एक बेसिक सी टर्म में समझ में आ गया। लॉजिक क्या लगाना है अब आपको,
देखो लॉजिक ये लगाना है। अब मेरे को एक चीज बताओ, इस जगह पर रहने वाले जो लोग, उसको हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी बोल रहे हैं। तो कुछ ऐसा हो जाए कि इस जगह के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरफ खींचे चले आए, तो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी, आप मेरे को एक चीज बताना, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? बढ़ जाएगी पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व तो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। पॉपुलेशन कहां पर ज्यादा खींची चली आएगी? जहां पर फैक्ट्री होगी, कंपनी होगी वहां पर, या जहां पर पहाड़ पर्वत होंगे ये सब, जहां पर कोई फैक्ट्री नहीं है वहां पर? तो कहोगे जाहिर सी बात है सर, उस एरिया में ज्यादा होंगे जहां पर फैक्ट्रीज है, जहां पर पहाड़, सॉरी कंपनी है, जहां पर एमएनसी कंपनीज काम कर रही है, जहां पर अच्छे इंस्टीट्यूट्स है, एजुकेशन जहां पर अच्छी है। और इन सब का सबसे अच्छा एग्जाम्पल या तो आपका फरीदाबाद हो सकता है, आपका गुरुग्राम हो सकता है। तो आप एक चीज देखो, फरीदाबाद और गुरुग्राम के पिछले 10 साल के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी काफी बढ़ी है। उसका रीजन क्या है कि नई नई एमएनसी कंपनीज का होना, एजुकेशन इंस्टीट्यूट का होना, उसके अलावा फैक्ट्रीज का होना। तो ये यहां पर आपको दिखाई देगा, जहां पर फैक्ट्रियल एरिया होगा, कंपनी होगी, इंडस्ट्रियल एरिया होगा, वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी आपको क्या मिलेगी? अदर डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन में ज्यादा मिलेगी। अब एक चीज देखो, एरिया भी डिपेंड करता है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी जैसे आप झज्जर की देखो, आप नुहू की देखो, झज्जर में तो फिर भी है लेकिन उसकी तो ओवरऑल कमी। नुहू की देखो, पलवल की देखो, तो यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी अपने आप कम मिलेगी। अब एक चीज और देखो, या तो ये फैक्टर डिसाइड करता है, या पॉपुलेशन डेंसिटी, जैसे कोई टूरिस्ट प्लेस है, कोई पर्यटक स्थल है, माउंटेन रीजन है लेकिन टूरिस्ट प्लेस है, वो ही काफी, वहां पर रहने वाले लोग भी क्या होंगे? ज्यादा आएंगे, और वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी भी क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। अब मैं सीधा सा आप लोग को बताऊं, फरीदाबाद हुआ, गुरुग्राम हुआ। अब जैसे एक पर्टिकुलर एरिया की उसने बात कर दी, आपको ये पता है कि यार इस एरिया में हमारे पास फैक्ट्री, कंपनी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये सारी चीजें ज्यादा है, तो यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी अपने आप क्या मिलनी है? ज्यादा मिलनी है। तो ज्यादा लॉजिक लगाना ही नहीं है। गुरुग्राम की क्यों है? रीजन समझ में आ गया, फैक्ट्री, कंपनी, ये सारी चीजें आप लोग को गुरुग्राम में ज्यादा दिखाई देगी। इसलिए यहां पर काम करने के लिए अदर स्टेट से, दूसरे स्टेट से भी क्या आते हैं? बाहर बाहर से बंदे आते हैं और वो रहते हैं, तो उस एरिया की डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज आपको समझनी है। अब देखते हैं आगे। देखो मैं हर चीज है ना आप लोग को लॉजिक के साथ बताऊंगा, तो हर चीज के पीछे ये नहीं कि आपको रट लिया 573 स्क्वायर किलोमीटर, इसका मतलब ये होगा 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर इतने लोग रह रहे हैं, ये इसकी क्या हो गई? डेंसिटी हो गई। अब लिटरेसी रेट की हम लोग बात करते हैं। देखो भाई, आप लोग देखते हो लिटरेट पॉपुलेशन की अगर हम लोग बात करें तो लिटरेसी रेट 75.6% दिखाई देगा, जो कि काफी है। सुनना, देखो कोई भी ऐसा स्टेट जहां पर आपको कंपनीज दिखाई दे, जो एक तरीके के डेवलप्ड स्टेट दिखाई दे, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मजबूत दिखाई दे, जहां इन्वेस्ट करने के लिए फॉरेन कंपनी या फॉरेन इन्वेस्ट ज्यादा हो रहा है जिस एरिया के अंदर, तो उस वहां पर लिटरेसी रेट ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। एक एग्जांपल मैं आप लोग को बताता हूं। फरीदाबाद रीजन है, बहुत साल पहले तक वहां पर फैक्ट्री, कंपनी कुछ नहीं था। रेवाड़ी का बावल रीजन है, फैक्ट्री, कंपनी कुछ नहीं थी कुछ टाइम पहले तक, कुछ सालों पहले तक। आज के टाइम पे वहां पर फैक्ट्री भी है, कंपनीज भी है। तो उन फैक्ट्री, कंपनी के अंदर सिर्फ वो एम्प्लॉय आएंगे जो अनपढ़ है, या काम करने वाले पढ़े लिखे वो भी आएंगे? कहोगे सर बिल्कुल आएंगे। आईटी हब के रूप में गुरुग्राम उभर रहा है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि सारे जो आएंगे तो वो अनपढ़ के अनपढ़ ही सारे लोग आएंगे, नहीं। आईटी के लिए काम करने के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए, और स्किल्ड लेबर क्या होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए। कुछ टाइम के बाद वो यहीं शिफ्ट हो जाएगा। तो आप खुद एक चीज देखो कि हरियाणा जो स्टेट है,
वहां पर आपको लिटरेसी रेट क्या दिखाई देगा, ज्यादा दिखाई देगा। और यही क्यों, आप कहीं का भी एग्जाम्पल देख लो, वहां का लिटरेसी रेट ज्यादा दिखाई देगा। आप टूरिस्ट प्लेस में देखते हो तो वहां के लोग है ना, स्कूल वगैरह थोड़ा कम जाते हैं, लेकिन वो इंग्लिश काफी अच्छी बोलते हैं, क्योंकि उनका मेन पेशा, मेन ऑक्यूपेशन ही क्या है, टूरिस्ट को बहलाना फुसलाना, ठीक है। तो ये है, तो वहां पर वो वाली चीजें ज्यादा मिलेगी, यहां पर ये चीजें आप लोग को ज्यादा मिलेगी। अब देखो लिटरेसी रेट कहां पर कम होगा, लिटरेसी रेट ऐसी जगह पर कम होगा जहां पर आज भी माना जाता है कि नहीं हमारी बच्चियां तो स्कूल नहीं जाएगी, या फिर आप एक देखो, कोई इस चीज को पर्सनली नहीं लेगा, डोंट टेक इट पर्सनली, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जाकर देखो, वहां पर वो एक अच्छी बात है कि वो कुरान, आयत, इस्लाम, इनकी एजुकेशन प्रॉपर देते हैं, लेकिन स्कूली एजुकेशन उनकी क्या रहती है, कम रहती है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो नूह का एग्जाम्पल देख लो, मेवात का एग्जाम्पल देखो, वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है, लेकिन वहां पर लिटरेसी रेट क्या है, कम है। सबसे बड़ा फैक्टर आज के टाइम पे वहां पर भी जो बच्चे हैं, जो बच्ची है वो स्कूल नहीं जाती है। और दूसरा क्या है कि वो जो रीजन है, उस रीजन के अंदर इतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उसको नूह या नूह डिस्ट्रिक्ट को हरियाणा के एक बीमारू स्टेट डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी देखा जाता है। तो ये चीज आप लोग को, इवन अब तक रेलवे लाइन भी नहीं आई है वहां तक, तो ये चीजें आप लोग को यहां पर दिखाई देगी। तो वहां पर क्या होगा, लिटरेसी रेट अपने आप कम होगा। अब सुनना, अब इसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है, मेल लिटरेसी रेट कितना है 84.1% और फीमेल लिटरेसी रेट कितना है 65.9%। अब आप कहोगे सर इसमें इतना डिफरेंस हरियाणा में क्यों आ रहा है, देखो भाई सिंपल सी चीज आप लोग को बताऊं, हरियाणा यहां पर, हमारे यहां पर है ना मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है आज भी। एक्चुअल बता रहा हूं मैं, कोई किताबी नॉलेज नहीं है, किताबी ज्ञान नहीं है ये कि आप सोचो कि खुल्लर की किताब से पढ़ के ये इंफॉर्मेशन दे दी, नहीं, ये वही बंदा बता सकता है जिसने इस चीज को देखा हो। आज भी आप कई गांव में जाते हो, मैं अपने आस पड़ोस में देखता हूं, कई गांव में जाते हो, वहां पर बच्चियों को प्राइमरी एजुकेशन तक पढ़ाया जाता है, लेकिन उससे आगे नहीं पढ़ाया जाता। आज भी 12th क्लास तक पढ़ाने के बाद, कई जगहों पर, आज भी बात कर रहा हूं मैं, कई जगहों पर 12th क्लास में पढ़ाने के बाद या तो उसकी शादी करा देते, या फिर बोलते कि भाई घर पे काम करेगी या छोरी तो ये चीजें हमारे यहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन अब ये जो लिटरेसी रेट है 2011 की बात करता है, अभी चल रहा है 21। इन 10 साल के अंदर काफी परिवर्तन हुआ है। तो देखना जो नया डेटा आएगा उसके अंदर फीमेल लिटरेसी रेट बढ़ा हुआ होगा। मेल तो पढ़े लिखे हैं, फीमेल लिटरेसी रेट बढ़ा हुआ हो। कई बार कई स्टेट के ऐसे आंकड़े आते हैं कि उम्मीद रहती है कि मेल लिटरेसी रेट बढ़ेगा, लेकिन मेल कम हो जाता है, फीमेल बढ़ जाता है। तो ये चीज आपको यहां पर फीमेल लिटरेसी रेट में दिखाई देगी, किसके अंदर, हरियाणा के अंदर। देखो 84 है, यहां पर 65.9 है। हाँ, अभी 2011 के बाद 2021 है, तो इसके अंदर ही फीमेल लिटरेसी रेट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मेल लिटरेसी रेट में कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ये तो पहले भी वैसे ही थे और हम आज भी उसी तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन ये इंक्रीज होगा, वो एक अच्छा इंडिकेशन है। और इसका एक फर्क ये भी बता सकते हो कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जो स्कीम चलाई है, बेटियों को आगे बढ़ाया है, मेन स्कीम की ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, फीमेल्स को बनाया है। उसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेल्फी विद डॉटर, ये सारी स्कीम जो चला रखी, तो जनता के बीच में एक जागरूकता आ रही है। वो सोच रहे कि यार हम जिस नजरिए से समाज को, सोसाइटी को देखते थे वो एक गलत नजरिया था, और आज लोग की सोच बदल रही है, तो एजुकेशन भी बढ़ रही है और सेक्स रेशियो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है। अब यहां पर देखो, सुनना, ये तो जाहिर सी बात है कि एक सेकंड देखो, रूरल लिटरेसी रेट और अर्बन लिटरेसी रेट, फर्क तो होगा ही होगा। गांव में पढ़े लिखे लोग कम मिलेंगे, लेकिन शहर में ज्यादा मिलेंगे। देखो अब आप लोग राजस्थान में जाओगे तो राजस्थान के अंदर ये डिफरेंस काफी नजर आ जाएगा आपको, लेकिन हरियाणा के अंदर रूरल लिटरेसी रेट 71.4 है, अर्बन लिटरेसी रेट कितना है 83.1 है। और ये भी अगर मैं बताऊं ना, तो हरियाणा के जो सदन है, जैसे पलवल का कुछ रीजन हुआ, मेवात नूह का कुछ रीजन हुआ, महेंद्रगढ़ का कुछ रीजन हुआ, रेवाड़ी का कुछ रीजन हुआ,
और इवन अपने गुरुग्राम के भी कुछ एक मिल जाएंगे गांव, 2-4 गांव ऐसे मिल जाएंगे, वहां पर ये जो है उसके अंदर आप लोग को डिफरेंस नजर आएगा। तो गांव का जो ये लिटरेसी रेट जो हो रहा है ना, ओवरऑल तो आप लोग देखो, क्योंकि एक तो हरियाणा के अंदर एक अच्छा हब बना हुआ है एजुकेशन का भी और बाकी सब का भी, कंपनी वगैरह का भी, उसकी वजह से ये डिफरेंस नहीं नजर आ रहा ज्यादा। ये जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो कुछ डिस्ट्रिक्ट जो मैंने हरियाणा की गिनवाई उनकी वजह से, और सबसे बड़ा फैक्टर तो आपको पलवल का दिखाई देगा, आपको किसका दिखाई देगा, नूह का दिखाई देगा, महेंद्रगढ़ का कुछ दिखाई देगा, यहां का आपको ज्यादा दिखाई देगा, उसकी वजह से ये इतना आ रहा, वरना ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। देखो, तो थोड़ा सा डेटा याद रखना है आपको, और याद रखने का तरीका मैंने आप लोग को लॉजिक समझा दिया है कि इस तरीके से आप लोग को ध्यान में रखना है। अब देखो, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन की बात हुई अपनी। हरियाणा का एरिया है इतना। अब अगर आप लोग देखते हो, हरियाणा 21वां स्टेट आता है हमारे यहाँ जो स्टेट है। देखो, ये 2021 का सेंसस नहीं आया, तो कुछ चीजें हम लोग पुरानी उठाएंगे 11 वाली, और कुछ चीजें 1-2 नहीं उठाएंगे। तो 21st पोजीशन के ऊपर लाई करता है क्या, हरियाणा 21वां बड़ा राज्य है, और ये 29 राज्य के बेसिस पर था। 29 में से हरियाणा किस राज्य में है, 21वें। अगर हरियाणा लार्जेस्ट एरिया देखते हो हरियाणा का, तो कौन सा दिखाई देगा, सिरसा। पहले बता देता हूं मैं आप लोग को, सितंबर 2016 के अंदर भिवानी से अलग होकर क्या बना, चरखी दादरी बना। तो भिवानी और चरखी दादरी एक बड़ा रीजन हुआ करता था, तो इसका एरिया बड़ा होता था, लेकिन चरखी दादरी बनने के बाद कौन सा आ गया, सिरसा आ गया। ठीक है, तो अब जिसका सबसे कम एरिया है, एरिया वाइज जो सबसे कम है वो है क्या, फरीदाबाद। इसमें कोई लॉजिक नहीं है भाई, एरिया कम है तो इसमें मैं क्या लॉजिक दूं। हाँ, लिटरेसी रेट को लेकर, डेंसिटी को लेकर लॉजिक लग जाएगा यहाँ पर। तो सबसे कम ऐसे भी याद रखना, सबसे ज्यादा और सबसे कम किस किस का। आगे मूव करते हैं। देखो भाई, अब पॉपुलेशन वाइज अगर देखते हो आप लोग, पॉपुलेशन 2,53,51,462। मेल पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन मैंने आप लोग को पहले ही बता दी। और ध्यान रखना कि अगर पॉपुलेशन के टर्म में बात करें तो 18th पोजीशन पे ये आएगा। अब यहां पर देखो, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है, फरीदाबाद। रीजन आप लोग को समझाता हूं। सबसे कम वाला कौन सा है, अपना पंचकुला। सबसे ज्यादा फरीदाबाद के अंदर अराउंड आपको 18 लाख पॉपुलेशन दिखाई देगी, 18 लाख इसके फरीदाबाद की, और 565 के अराउंड, मतलब 5.5 लाख के अराउंड किसकी है, पंचकुला की है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फरीदाबाद जो है वो मोस्ट पॉपुलेशन वाला है, और लीस्ट पॉपुलेशन वाला कौन सा है, पंचकुला है। रीजन समझना आप लोग को कि क्यों है। देखो सुनना, फरीदाबाद की ज्यादा पॉपुलेशन होने का सबसे बड़ा रीजन ये है, वही आपको भी बता दोगे। एक तो दिल्ली नियर बाई हो गया। ऐसे एक एग्जांपल मैं आप लोग को बताता हूं। जो दिल्ली का बदरपुर वाला रीजन है, ये वाला जो फरीदाबाद से कुछ दूरी पर है, फरीदाबाद में लोग रहते हैं और कहां की तरफ आते काम करने के लिए, दिल्ली की तरफ। तो दिल्ली का में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, तो दिल्ली के लोग किस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, फरीदाबाद नियर बाई शिफ्ट हो रहे हैं। और दूसरा यहां पर फैक्ट्रीज, कंपनीज, ये आप लोग को काफी मात्रा में दिखाई देगी। तो दिल्ली के नियर बाई होने के कारण फरीदाबाद के लोग, दिल्ली के लोग कहां की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, फरीदाबाद की तरफ। और वो एक्चुअल में तो काम कहां पर कर रहे हैं, इसलिए वर्किंग क्लास देखोगे ना आप और कंपेयर करोगे पॉपुलेशन को, तो वो आपको कम मिलेगा, क्योंकि वहां पर फरीदाबाद में रहने वाले लोग कहां काम करने के लिए आ रहे हैं, दिल्ली के अंदर काम करने वाले के लिए आ रहे हैं। ये नियर बाई पड़ता है। तो अराउंड 18 लाख इसकी पॉपुलेशन है। अब पंचकुला की कम क्यों है, देखो क्या रीजन निकल कर आता है। एक तो देखो पंचकुला क्या है, आपको पता है कि काफी डेवलप्ड है, और
टूरिस्ट भी काफी यहाँ पर आते हैं, लेकिन टूरिस्ट जो होते हैं वो ये नहीं होते कि चलो यार हमें है ना पंचकुला जगह पसंद आ गई और यहीं पर एक शहर बसा लेते हैं, यहीं पर अपना एक घर बना लेते हैं, नहीं। तो टूरिस्ट ज्यादा है यहाँ पर। जैसे मोरनी की पहाड़ियों को छोटा नैनीताल भी कहा जाता है, तो आप देखना वहां पर कितनी भीड़ रहती है। दूसरा माउंटेनियस रीजन है, और कोई भी जो माउंटेन रीजन होता है वहां पर लोग थोड़ा कम जाना पसंद करते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, खुल्लर साहब बोल रहे हैं। तो माउंटेन रीजन है, टूरिस्ट प्लेस है, तो लोग यहाँ पर आएंगे तो सही, लेकिन यहाँ पर रहने के लिए नहीं आएंगे। इसलिए पॉपुलेशन यहाँ पर, दूसरे कोई फैक्टर नहीं है कि लोग। एक चीज और मैं आप लोग को बता देता हूं, अपने नियर बाई कैपिटल पड़ रहा है, राजधानी के नजदीक पड़ रहा है, इसलिए ज्यादा दबाव जो है ना वो आपको चंडीगढ़ पर दिखाई दे जाएगा। किस पर नहीं दिखाई देगा? पंचकुला के ऊपर नहीं दिखाई देगा। मतलब फरीदाबाद और दिल्ली ये तो इतना है कि इजिली एक टाइम के लिए ट्रेवल कर ले, लेकिन पंचकुला और इसके बीच की दूरी आपको ठीक ठाक मिलेगी। तो कोई भी व्यक्ति अगर रह रहा है, बाकी सारी चीजें सेम है, तो वो चंडीगढ़ रहना पसंद करेगा कंपेयर किसके? पंचकुला के। तो एक रीजन आप लोग को ये समझ में आया है, इसकी कम पॉपुलेशन होने का लिस्ट पॉपुलस स्टेट है। देखो मैं एक चीज आप लोग को पहले ही बता देता हूं, कोई भी फैक्चुअल पॉइंट बताऊंगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोग को दूंगा, तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी बोल रहा हूं। जो इंफॉर्मेशन होगी या तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी या तो वो किसकी होगी, या तो वो इंफॉर्मेशन होगी जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसकी, या फिर वो इंफॉर्मेशन होगी किसकी, आपको दिखाई देगा कि जो प्रैक्टिकली जो चीजें मैंने देखी उसके। तो ये चीज आप लोग को यहाँ पर पॉपुलेशन के मामले में दिखाई देगा। अब मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगा भी कि कौन सा घटते क्रम में इसमें है। अब आते हैं हम लोग सेक्स रेशियो के ऊपर। यार अपने स्टेट की है ना बुराई करने में भी शर्म आती है, पढ़ाने में ये वाला टॉपिक। सेक्स रेशियो, वुमेन अब ओवर 1000 मैन, 1000 के पीछे कितनी महिलाएं हैं, ये हो गया क्या? सेक्स रेशियो। और बड़े यार शर्म की बात है कहते हुए कि हरियाणा रैंक्स इन इंडिया टर्म्स ऑफ सेक्स, ये 11 वाला सेंसस है, 29 पोजीशन, मतलब सबसे लास्ट पोजीशन पर आता है क्या? हरियाणा। सेक्स रेशियो यहाँ का कितना है? 879। हाँ, एक दो किताबों में 877 लिख दिया, लेकिन 879 इसमें ज्यादा नहीं जाना है। मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी वुमेन है? 879 है। ये एट प्रेजेंट यहां पर हमें फक्र होगा। एट प्रेजेंट ये कितना हो चुका है? 913, 913 एट प्रेजेंट ये पहुंच चुका है, जो कि एक अच्छी बात है। पहुंचने का कारण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सेल्फी विद डॉटर, बेटियों को लेकर इतनी स्कीम सरकार ने चला रखी, वन स्टॉप सेंटर चला रखे, उनको इन चीजों को देखते हुए यहां पर एक अच्छी लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है। देखो कुछ स्कीम्स ऐसी होती है जो डायरेक्ट इंपैक्ट डालती है, कुछ स्कीम्स ऐसी होती है जिससे हम लोग प्रभावित होते हैं और फिर वो चीजें लागू होती है। देखो अब अगर हम लोग हाईएस्ट और लोवेस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो हरियाणा की पोजीशन लास्ट पोजीशन है, ठीक है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो डिस्ट्रिक्ट होगी वो कहां पर होगी? मेवात के अंदर। रीजन क्या है? देखो कोई भी आप लोग मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट देखते हो या मुस्लिम रीजन देखते हो, वहां पर आपको सेक्स रेशियो ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। कहोगे सर ऐसा क्यों? शादियां ज्यादा होती है, बच्चे ज्यादा होते हैं, और एक मुस्लिम के अंदर एक दो चीजें बड़ी अच्छी है। हम लोग यहां पर एक बेटियों को एक अलग नजरिए से देखते हैं, और वो नजरिया यहां पर आप लोग को दिखाई नहीं देगा इनके अंदर। हाँ, एजुकेशन में जरूर दिखाई देगा, लेकिन बाकी ऐसा कोई ज्यादा दिखाई नहीं देगा। तो मुस्लिम के अंदर सेक्स रेशियो ज्यादा ही मिलेगा। मेवात जो कि नूह है 904 है, और सबसे कम मिलेगा क्या? गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम में कम होने का रीजन एक ये भी है कि गुरुग्राम के अंदर आपको दिखाई देगा कि कुछ टाइम पहले तक हमारे यहाँ पर रीजन ये भी था कि माना जाता था कि अगर पहला बच्चा हुआ है
या पहली लड़की हुई है, तो देखो यार खुलकर मैं बोल नहीं सकता, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो जेन्युइन प्रॉब्लम है। अब यहाँ के लोग पता क्या होते थे, प्रॉब्लम क्या है, मैं भी यहीं से हूँ तो भाई खुलकर बोल सकता हूँ। ये सोच होती थी कि यार पहला अगर बेटा हो जाए तो बेस्ट है, ये सोच होती थी। अगर वो नहीं हुआ तो पहली बेटी दूसरी बेटी। मैंने एक दो एग्जाम्पल ऐसे देखे भी है जहां पर बच्चियों को करवा दिया गया। तो ये प्रॉब्लम यहां पर आपको दिखाई देगी। जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलोगे ना, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको दोनों को बराबर रखना होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि आज के टाइम पे जैसे जब से ये हमारी दंगल मूवी आई है, तो उसमें इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिखाया है कि हाँ थोड़ी बहुत प्रेरणा मिली है कि हाँ भाई ये भी इस फील्ड के अंदर आगे जा सकती है। वरना हम लोग तो यार एक अलग ही नजरिए पे चलते थे। तो गुरुग्राम का सेक्स रेशियो 854 है। हाँ, एक सोनीपत भी कम नहीं है, सोनीपत का सेक्स रेशियो 855 होता था। अब एक चीज मैं आप लोग को बताऊं, अब एग्जाम्पल के तौर पे डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लूंगा मैं, XYZ डिस्ट्रिक्ट में भ्रूण हत्या ज्यादा होती थी। देखो ये है भ्रूण हत्या, मान लो कि XYZ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज्यादा हो रही है। जब उस XYZ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज्यादा ये चीजें हो रही है तो कहोगे सर उसका सेक्स रेशियो कम होना चाहिए, कम क्यों नहीं होता है? उसका रीजन ये था कि यहां के लोग थोड़ा सा क्या है, रिपोर्ट सामने नहीं आ पाती थी। जब ये चीजें होती है यहां पर वो रिपोर्ट सामने आ जाती थी। ये फर्क आप लोग को नजर आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि बच्ची है वो एक्चुअल में दिखाई नहीं दे रही, यहां पर आपको दिखाई दे रही है। और फिर ये लोग थोड़े से, अगर दूसरे स्टेट के दूसरे डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन में देखा जाए तो थोड़ा सा यहां पर पैसों का फैक्टर भी काम करता है। तो यहां पर रिपोर्ट दिखाई देती थी और वहां पर नहीं दिखाई देती थी। ये आपको चीजें नजर आएगी। मैं ऑन कैमरा हूं तो इसलिए कुछ चीजें बोलना चाह रहा हूं लेकिन मैं बोल नहीं सकता, ठीक है। खैर ये चीजें देखो। आगे अगले टर्म पर चलते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि। देखो ये क्या होता है, पिछले 10 ईयर के अंदर, 10 साल के अंदर पॉपुलेशन के अंदर कितना ग्रोथ हुआ उसको हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब निकालने का आसान सा तरीका ये है कि लास्ट ईयर, प्रेजेंट ईयर और लास्ट ईयर, ये फॉर्मूला। प्रेजेंट ईयर में कितनी पॉपुलेशन है माइनस करो लास्ट ईयर में और डिवाइड कर दो लास्ट ईयर की जो है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ कहेंगे। मतलब ए ईयर से बी ईयर तक कितनी पॉपुलेशन में ग्रोथ हुआ है उसको पॉपुलेशन ग्रोथ सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे। अब इसको समझना है कि जरूरी है। देखो इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 17.7 है, हरियाणा की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 19.9 है। कब से कब तक, 2001 से लेके 2011 तक। अब 19.9 है हरियाणा की। हरियाणा की पॉपुलेशन ग्रोथ, हरियाणा की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है कुछ पिछले कुछ टाइम पे, और ये एक अच्छा इंडिकेशन है। 1951 से 61 की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली थी। उसका एक बड़ा रीजन ये था कि फैमिली प्लानिंग नहीं होती थी, यहां पर ज्वाइंट फैमिली जैसा कॉन्सेप्ट था, तो इसलिए वहां पर पॉपुलेशन भी आपको क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। आज के टाइम पे हम लोग सोचते हैं कि यार वैसे तो एक ही बच्चा रखें, 2 बच्चे मैक्सिमम है, 3 नहीं होते थे। अब हमारे एक पड़ोसी है, उनके 10-10 बच्चे हैं उस टाइम के, और वो उसी टाइम के हैं। तो अब आप एक चीज देख सकते हो कि ये जो है पॉपुलेशन ग्रोथ आपको ज्यादा दिखाई देगी। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे बात करूं, मेरे जो दादा जी वगैरह थे वो 5 भाई हैं, लेकिन आज के टाइम पे आप लोग देखोगे तो आज के टाइम पे 2 ही ज्यादा दिखाई देंगे। हम लोग जो है 2 भाई हैं। तो ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है यहाँ पर 51 से 61, कोई प्लानिंग नहीं होती थी, इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ इस 10 साल के अंदर ज्यादा दिखाई दी। फिर दूसरा क्या है कि इस टाइम तक थोड़ा बहुत ब्रिटेन की मार से नहीं झेल रहे थे, आजादी मिली थी, संविधान नया नया आया था, तो चल रही है चीजें। देखो अगला क्या है, हरियाणा की अगर आप लोग पोजीशन देखते हो तो हरियाणा की पोजीशन
11th पोजीशन रही है। अब एक चीज और फैक्टर मैं आप लोग को बताता हूं, पॉपुलेशन ग्रोथ कहां पर ज्यादा कहां पर कम। देखो ये एक एरिया है, यहां की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, यहां से लोग इस एरिया की तरफ आ रहे हैं, इस एरिया की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि गुरुग्राम जगह है, यहां से लोग खींचे चले आ रहे हैं काम करने के लिए। जब ये यहां पर आएंगे तो 5-6 साल हो गए, अब ये जो व्यक्ति है इसका मन हुआ कि यार गुरुग्राम मेरे को पसंद आ गया और मैं काम भी कर रहा हूं, अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूं, अब मैं यहीं पर बस जाता हूं। इसके जो बच्चे होंगे वो भी कहां पर होंगे, यहां पर होंगे। तो ऐसी जगह जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, लोग एक जगह की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वहां पर पिछले 10 साल के कंपैरिजन पॉपुलेशन ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी ज्यादा। एक एग्जांपल मैं देता हूं, 2001 से लेकर 2011 तक इन 10 साल के अंदर गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन रीजन के अंदर इतनी फैक्ट्रियां लगाई गई है, इतने प्रोजेक्ट लगाए गए हैं कि लोग अपने आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। जब अपने आप अट्रैक्ट हुए तो जाहिर सी बात है कि वहां पर रहने के लिए अकेले तो आएंगे नहीं, कुछ लोग अकेले भी आएंगे, फैमिली को भी लेके आएंगे और फैमिली प्लानिंग भी करेंगे और बच्चे भी होंगे। तो ये एक प्रकार से आपको दिखाई देगा गुरुग्राम के अंदर हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ मिलेगी। और कौन सी पोजीशन पर है ये, 11th पोजीशन के अंदर। आप खुद बता सकते हो, अच्छा सर गुरुग्राम में ज्यादा होगी, फरीदाबाद में ज्यादा होगी, कम कहां पर है, कम है यहां पर, कहां पर, झज्जर के अंदर। लेकिन क्योंकि इस टाइम तक झज्जर के अंदर कोई ऐसा प्रोजेक्ट चल नहीं रहा था, झज्जर के अंदर लोग किसी भी एक रीजन के लिए खींचे नहीं आ रहे थे। हाँ, झज्जर के अंदर तो यार भिंडावास, खपड़वास है, उसको देखने के लिए तो बस नहीं आएंगे, ऐसा कोई फैक्टर नहीं था। फिर यार झज्जर है ना, प्रॉब्लम क्या थी एक और बताता हूँ, पॉपुलेशन ग्रोथ कम क्यों है। झज्जर की लैंड भी इतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं है कि हमें एक मेन रीजन मिल जाए कि हम इस तरफ खींचे चले आए। कुरुक्षेत्र हमें समझ में आता है कि लोग क्यों खींचे चले आ रहे हैं, झज्जर का ऐसा कोई रीजन नहीं है। रोहतक भी समझ में आता है कि क्यों खींचे चले आ रहे हैं, लेकिन झज्जर ऐसा कुछ नहीं। सोनीपत में फूड मार्केट बना रहे हैं तो उस वजह से इस टाइम तक झज्जर कोई ऐसा रीजन नहीं था। हो सकता है इस बार ये डेटा कुछ चेंज हो जाए, कुछ और दिखाई दे जाए आपको। तो पॉपुलेशन ग्रोथ आपको सबसे कम झज्जर में दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी वो भी आप लोग को रीजन मैंने आप लोग को बता दिया। चलिए अब देखते हैं कुछ एक और इन्फॉर्मेशन। हर चीज का लॉजिक बता रहा हूं भाई आपको ये मत बोलना कि सर ने सिर्फ फैक्चुअल बताया और काम चल गया। मोस्ट पॉपुलेशन जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, फरीदाबाद, फिर हिसार, फिर भिवानी, फिर अपना गुरुग्राम। अब आप एक चीज देखो, ये सारे के सारे रीजन देखो, सारे वही रीजन है जिसका बैकग्राउंड मैंने आप लोग को अभी तैयार करवाया। फरीदाबाद में वो ढेरों फैक्ट्रियां, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनते हैं। हिसार के अंदर स्टील, जिंदल पाइप फैक्ट्री, भिवानी के अंदर आपको टेक्सटाइल मिल्स दिखाई देगी, गुरुग्राम के अंदर आईटी हब है पूरा। तो ये वो रीजन है जहां की पॉपुलेशन आपको ज्यादा दिखाई देगी। मिनिमम पॉपुलेशन वाले अब देखो, जो 10 साल के अंदर कम रहे, पंचकुला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, यहां की पॉपुलेशन क्या रहेगी, यहां की पॉपुलेशन मिनिमम रहेगी। रीजन मैंने आप लोग को समझा दिया। हाँ, इस बार हो सकता है रेवाड़ी का ये वाला जो डेटा है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, क्योंकि 2011 से 2021-20 पिछले 8-9 साल के अंदर फरीदाबाद को बराबर की टक्कर दे रहा है कौन, रेवाड़ी। लेकिन हाँ, महेंद्रगढ़ की पोजीशन लगभग वही रहेगी, सेम रहेगी। जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोग को बताता हूं। महेंद्रगढ़ एजुकेशन के मामले में काफी ऊपर चल रहा है, अच्छे अच्छे स्कूल्स है वहां पर, कॉलेजेस है, तो एजुकेशन को लेकर वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा दिखाई देगी। लेकिन दूसरा कोई रीजन वहां पर दिखाई नहीं देगा। ऐसे मेरी जो एजुकेशन है 11th-12th की सेकेंडरी जो एजुकेशन है वो भी मैंने महेंद्रगढ़ से ही की है। लेकिन आज भी अब मैं कहीं जब महेंद्रगढ़ जाता हूं तो एजुकेशन के रूप में उसको अल्टरनेट के तौर पे देखता हूं। लेकिन कोई ये सोचे कि नहीं हमें वहां पर बाकी दूसरे तरीके से जाना है, तो वो नहीं है। तो ये आपको दिखाई देगा। अगला लास्ट आपका फतेहाबाद। ये कुछ इनकी डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर पॉपुलेशन रही है जो आपको मोटे मोटे तौर पर ध्यान रखनी है। देखो, डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट मेल पॉपुलेशन, जहां पर मेल पॉपुलेशन ज्यादा होगी वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, वही आपको दिखाई देगा। फरीदाबाद है, हिसार है, भिवानी है, गुड़गांव है, वही है। ये असेंडिंग ऑर्डर में है, पंचकुला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद। मेल
पॉपुलेशन और असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, ये भी ध्यान रखना। अब देखो, अगर आपने पॉपुलेशन ध्यान रख लिया तो मेल पॉपुलेशन भी कहीं ना कहीं आपको क्या नजर आएगा, सेम नजर आएगा। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा आइडिया आप लोग रखना पहले वाले डिस्ट्रिक्ट का। देखो, आपको सारी इंफॉर्मेशन रटने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा आइडिया रख लो कि फरीदाबाद 18 लाख है, मेल पॉपुलेशन इतनी मिलेगी आपको, पंचकुला की आपको लगभग इतनी मिलेगी, ठीक है। हाईएस्ट फीमेल डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें तो वही आपका फरीदाबाद आएगा, फिर आपका हिसार, फिर भिवानी, और फिर कौन सा आएगा, करनाल आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंजेस दिखाई देंगे। ये तो मैंने आप लोग को लिख दिया है आप लोग के लिए, ताकि आपको कुछ चीज़ें, कुछ बातें ध्यान रहे। लेकिन हाँ, ये जो शुरुआत का जो फैक्चुअल डेटा है ना, वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखना। चलिए अब मूव करते हैं आगे की तरफ। अब वो डिस्ट्रिक्ट जो हाईएस्ट डेंसिटी है लोगों की, और वो डिस्ट्रिक्ट जो सबसे कम डेंसिटी पर आपको दिखाई देगी, जनसंख्या घनत्व। सुनना, अब रीजन देखते हैं एक बार। सबसे पहले तो आप लोग को फरीदाबाद दिखाई देगा 2442 डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा आपको किसका दिखाई देगा, फरीदाबाद। कहोगे सर रीजन समझ में आ गया हमें कि फरीदाबाद क्यों है। उसके बाद देखो गुड़गांव, उसके बाद देखो पानीपत, फिर तो आपका फिर पलवल रीजन नज़र आ जाएगा। पलवल पिछले कुछ टाइम से काफ़ी डेवलप्ड हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा है। फरीदाबाद और गुड़गांव देखो आप, ये दो जगह देखो आप लोग। हो सकता है इस बार पलवल की पोजीशन पीछे रेवाड़ी की आगे आ जाए। फरीदाबाद और गुड़गांव देखो, दोनों के दोनों इंडस्ट्रियल हब है, इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी आपको क्या दिखाई देगी, ज़्यादा दिखाई देगी। मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला कौन सा है, सिरसा। पॉपुलेशन डेंसिटी सिरसा की क्या है, कम है। थोड़ी बहुत जो थी वो आपको पता है किसकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी सिरसा के अंदर थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इतने ज़्यादा एक से प्रभावित थे कि वो वहीं पर जाकर बस गए थे। लेकिन हाँ, ओवरऑल सिरसा के एरिया बड़ा है, देखो एरिया बड़ा है, एज सच कोई ज़्यादा इंडस्ट्री है नहीं। लेकिन हाँ, एग्रीकल्चर अच्छी होती है, लेकिन वो वहाँ के लोग ही करते हैं। ऐसा तो है नहीं कोई बाहर से आकर ज़मीन खरीदेगा और सिरसा के अंदर करने आएगा। वो कहेगा यार इससे अच्छा तो मैं यूपी चला जाऊँगा, इससे अच्छा तो मैं जो है पंजाब चला जाऊँगा। लेकिन हरियाणा के अंदर उतना भी नहीं है कि लोग यहाँ पर ज़मीन खरीदने के लिए खींचे चले आए दूसरे शहर से, नहीं। सिरसा 303, फिर भिवानी, फिर फतेहाबाद, और फिर कौन सा मिलेगा, हिमनगर। देखो ये सभी के सभी वो डिस्ट्रिक्ट है जिनका एरिया क्या है, एरिया काफ़ी बड़ा है। एरिया वाइज ये लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, और एरिया वाइज लार्जेस्ट होने के कारण पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर क्या है, कम है। भाई एरिया बड़ा है, आप खुद लॉजिक लगाओ, एरिया बड़ा है लेकिन वहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, एग्रीकल्चर ही मेन ऑक्यूपेशन है उनका, तो लोग बाग कम किसी चले आएंगे, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्या होने वाली है, कम रहने वाली है। अब अगला देखो, अब ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं, रिलीजन के बेस पर, धर्म के बेसिस पर कौन कौन सी कितनी है अपने हरियाणा के अंदर। देखते हैं, हिंदू जो है वो 87.46 है, मुस्लिम 7.03, सिख 4.91, क्रिश्चियन 0.20, जैन 0.2, बुद्धिस्ट 0.03, अननोन 0.17। आपको मोटे मोटे ये आइडिया याद रखना है कि देखो, अगर आप लोग देखते हो तो अपना कुरुक्षेत्र, पंचकुला का थोड़ा सा रीजन छोड़ दो, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, हरियाणा जाना जाता है अपने कल्चर के लिए। हरियाणा जाना जाता है कि हमारे जो मंदिर वगैरह थे, जो महाभारत है, एपिक वगैरह, उनके लिए जाना जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब हिंदुओं का एक मेन जगह यहाँ पर आपको हो गई, तो ये आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये मेन जगह हिंदुओं की है, तो यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन क्या मिलनी है, ज़्यादा मिलनी है। ये जो मुस्लिम 7.03% है, ये भी मैं आप लोग को बता दूँ कि मेवात, नूंह, पलवल, गुरुग्राम, यहाँ पर आपको ज़्यादा दिखाई देगी। ओवरऑल तो आप लोग देखोगे तो हिंदू ही है, क्योंकि बाकी डिस्ट्रिक्ट में आप जाओ, हाँ कुछ पानीपत में भी है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में आप जाओ तो वहाँ पर तो आपको हिंदू मेजोरिटी ही दिखाई देगी। थोड़ा सा मैं आप लोग को ये बता देता हूँ, मुस्लिम जो 7.3% है वो एक तो मेवात की वजह से है, नूंह की वजह से, दूसरा आपका गुरुग्राम, यहाँ पर भी अच्छी खासी मात्रा में, तीसरा आपको दिखाई देगा
कौन सा, पानीपत का रीजन, एक आपका पलवल का रीजन, कुछ मात्रा तक। ये जो है इनकी वजह से मुस्लिम ज़्यादा है, बाकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो मुस्लिम ना के बराबर आपको मिलेंगे। सिख वाला जो एरिया है वो आपको सिरसा, फतेहाबाद, ये वाला रीजन मिलेगा, वहाँ की वजह से ज़्यादा है। क्रिश्चियन कहाँ पर है, क्रिश्चियन नियर बाई दिल्ली के एरिया के अंदर आपको ज़्यादा मिलेगा। गुरुग्राम के अंदर भी अच्छे खासे क्रिश्चियन हैं और फरीदाबाद में भी आप लोगों को अच्छे खासे दिखाई देंगे। जैन और बुद्धिस्ट, जैन तो यार कुछ कुछ फैले हुए, तो ऐसा हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो ये आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब अगला देखना है, वो तो हम लोगों ने बात की सिंपल बेसिक अपनी उनकी। बर्थ डेथ स्टैटिक्स देख लेते हैं कि बर्थ और डेथ का क्या है। देखो एक मैं आप लोग को बताता हूं, यहां पर मैंने लिखा सेक्स रेशियो एट बर्थ, जन्म के समय जो लिंग अनुपात था। अभी का जो सेक्स रेशियो देखते हैं वो हम लोग देखते हैं कि हाँ भाई प्रेजेंट टाइम पे कितने हैं, जन्म के समय कितनी बच्चियों ने जन्म लिया और कितने बच्चों ने जन्म लिया। अब यहाँ पर आपको मेल पर 100 फीमेल दिखाई देगा 119, सेक्स रेशियो एट बर्थ मेल्स दिखाई देगा पर फीमेल पे कितने 119, मतलब यहाँ पर भी फीमेल कम है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो बर्थ कितना कहाँ पर है, ये आपको दिखाई देगा महेंद्रगढ़ के अंदर। डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ पर 100 फीमेल, ये आपको कहाँ पर दिखाई देगा, पंचकुला के अंदर। महेंद्रगढ़ में ज़्यादा और पंचकुला के अंदर कम दिखाई देगा। अब देखो अगला, हरियाणा का डेथ रेट पर 1000 ये आपको 6.3 दिखाई देगा, रूरल डेथ रेट 6.7 दिखाई देगा, अर्बन डेथ रेट 5.3, चाइल्ड डेथ रेट 41 और चाइल्ड रूरल डेथ रेट 44। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आराम से पीडीएफ मिल जाएगी, समझ लेना, पढ़ लेना। कुछ वैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो प्रॉब्लम क्या है कि ये इतना फ्लैक्चुएशन, ये सारी चीज़ें कैसे है, मैं आपको एक बेसिक सा लॉजिक बताता हूँ, सिंपल सा। क्या लॉजिक है, देखो हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक टाइम ऐसा आया था कि हमारे पास रोहतक रीजन के अंदर, इसके अंदर काफ़ी बीमारियाँ फैल गई थी, तो उस बीमारी के चलते काफ़ी बच्चों की डेथ भी हुई। दूसरा क्या है हमारे यहाँ पर कि हरियाणा के अंदर, दूसरे स्टेट में ज़्यादा दिक्कत दिखाई देगी, हरियाणा में नहीं। एक टाइम ऐसा आया था कि हरियाणा के अंदर, आज तो खैर उतना नहीं दिखाई देता, बच्चे को बराबर पोषण नहीं मिल पाता था। जब बच्चे को बराबर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, माँ को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो ये कोई फ़र्क भी ज़्यादा नहीं पड़ता था एक टाइम पे कि कुछ पढ़े लिखे ग्रुप को छोड़ दो, आप गांव में जाओगे आप ऐसी जगह पर, वहाँ पर अगर माँ के पेट में बच्चा पल रहा है तो उसको उसी नज़रिए से देखा जाता था जैसे वो माँ पहले थी। अब बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है बराबर अमाउंट में, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है बच्चे का, तो कुछ टाइम के बाद बच्चे की डेथ हो जाती थी। ये प्रॉब्लम वहाँ पर नज़र आती थी। एक प्रॉब्लम क्या नज़र आती थी कि हमारे यहाँ पर कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पॉवर्टी अब भी दिखाई देगी, गरीबी अब भी दिखाई देगी। बच्चा पल तो रहा है लेकिन बच्चे को वो सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल पाया किसका, प्रोटीन का, बाकी चीज़ों का, और वो बच्चे की फिर एक टाइम के बाद डेथ हो गई। तो ये कुछ प्रॉब्लम हरियाणा के अंदर, कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग को दिखाई देगी। उसी बेसिस पर ये फ्लैक्चुएशंस आप लोग को दिखाई देंगे। बच्चियों का कम जन्म हुआ किसी खास चीज़ पर, भ्रूण हत्या। दूसरा क्या है, डेटा छुपा भी दिया जाता है कई बार कि बच्चियों को एज ए काउंट नहीं करते हम लोग। ये चीज़ें भी कुछ चीज़ें आप लोग को दिखाई देगी। तो ये चीज़ आप लोग को थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है कि क्या कुछ है। तो देखो भाई सुनना, अब एक चीज़ आप लोग को बेसिक समझ में आ गई। वो क्या समझ में आ गई कि हरियाणा के अंदर आप लोग पंचकुला से स्टार्ट हो, पंचकुला से लेकर आप चले जाओ हरियाणा के सदर्न पार्ट में, किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट को आप पकड़ लो। अगर उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी भी चीज़ की कमी मिल रही है
या कोई भी ज़्यादा चीज़ है, कोई भी कमी चीज़ है, सेक्स रेशियो ज़्यादा है कम है, या फिर वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, तो कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि वो स्टेट, उस स्टेट का एक तो एरिया, उस स्टेट के अंदर कंपनीज कितनी है, उस स्टेट के अंदर इंडस्ट्री कितनी है, और ये जो स्टेट है वो एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में दिखाई दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका डेवलप्ड है या नहीं है उसमें दिखाई दे रहा नहीं, आपको अपने आप उसका जवाब मिल जाएगा। जैसे आप कोई भी स्टेट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बोलते हो कि सर ये डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर ये है और ऐसा क्यों हो रहा है, तो उस क्यों का रीजन आप लोग को, इस क्लास को आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, तो आपको उस क्यों का रीजन समझ में आ जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, देखो कुछ एक वैसे एग्जांपल मान लेते। बेसिक आइडिया क्या होता है, बेसिक आइडिया ये होता है कि जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है जिस रीजन में, जनरल आइडिया, एक रीजन वो है जो माउंटेनियस रीजन है, एक रीजन वो है जो कौन सा रीजन है, प्लेन रीजन है, एक रीजन है इंडस्ट्रियल एरिया वाला, एक रीजन वो है जो एक तरीके से मान लो कि जहाँ पर हमारे मोन्यूमेंट्स है या जहाँ पर हमारे टेम्पल्स है, ये वाले। अब इनको देखते हैं, जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगी वहाँ पर आपको वेजिटेशन ज़्यादा दिखाई देगा, फ्लोरा एंड फोना ज़्यादा दिखाई देगा, और ऐसी जगहों पर इजिली लोग बाग क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे ऐसी जगहों पर। वहीं दूसरी जगह आप लोग देखते हो माउंटेनियस रीजन, माउंटेन का क्षेत्र है, वहाँ पर लोग रहना कम पसंद करेंगे, कम लोग रहेंगे। हाँ, अगर वो टूरिस्ट प्लेस है तो वहाँ पर टूरिस्ट हब के रूप में आपको दिखाई दे जाएगा, प्लेन एरिया में ज़्यादा रहेंगे, इंडस्ट्रियल में और ज़्यादा रहेंगे। अब जहाँ पर मोन्यूमेंट टेम्पल ज़्यादा है तो वहाँ पर उस कम्युनिटी के लोग भी क्या करेंगे, ज़्यादा खींचे चले आएंगे। ये चीज़ें आप लोग को कुछ फैक्टर दिखाई देंगे, बाकी भी और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन वो आप लोग डिटेल के अंदर ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या उस वाले पोर्शन सेंसस वाले में पढ़ लेना। मैंने हरियाणा के पर्सपेक्टिव में एक एक चीज़ का लॉजिक बता दिया आपको, कैसे कैसे चीज़ें होती है वो आप लोग को समझा दिया। चलिए तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।